सबसे पहले तो तलत अजीज साहब आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जी शुक्रिया नवाज जी। भोपाल आपका कई दफ़ा आना हुआ है, पहले भी आप आए हैं। ये शहर आपको किस कदर मुतासिर करता है? जी भोपाल से मेरा काफ़ी ख़ास लगाव है। यहाँ कई बार मैं आ चुका हूँ। कैरियर की शुरुआत से पहले से मैं भोपाल आ रहा हूँ। जहाँ बैठे हैं हम लोग, यहाँ पर मैं जब ये होटल नहीं बनी थी, जब यहाँ आकर मैं ठहरा था बहुत अरसा पहले। तो आपने ये महसूस किया होगा कि कला की दृष्टि से ये शहर काफ़ी समृद्ध होता जा रहा है पहले के मुकाबले। जी भोपाल तो वैसे ही तहजीब और तमद्दुन का शहर है। मेरा खास लगाव है। भोपाल में सुनने वाले अच्छे हैं। जब भोपाल से मुझे दावतनामा आता है तो मैं बड़ी खुशी से मैं इंतज़ार करता हूँ। अगर जितनी खुशी आपको होती है उतनी ही खुशी यहाँ के ऑडियंस को होती है, यहाँ के श्रोताओं को होती है। पहला एल्बम जब आपका निकला तो जगजीत सिंह प्रेजेंट्स तलत अजीज, जब उस एल्बम को याद करते हैं तो किस तरह की कहानी आपको याद आती है, कैसी दास्तां याद आती है? भाई 33 साल पुरानी बात है ये। मेरा एल्बम जो है बनने वाला था, जगजीत साहब को फ़ोन लगाया उन्हीं के ऑफिस से। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन की मुलाकात हो चुकी थी, क्योंकि वो हैदराबाद जहाँ का हूँ मैं, वो आ चुके थे, तो मेरी मुलाकात भी हुई थी। जब बम्बई गया 76 में तो काफ़ी उनके साथ मेरा मिलना मिलाना हुआ। बम्बई में ही रिश्ता बन गया था। तो जब मेरे एल्बम की बात आई तो मैंने उनसे फ़ोन पर बात की। जब तक जगजीत साहब ने किसी और का एल्बम में कंपोज नहीं किया था, ये पहला था। उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ। एल्बम की तैयारी हुई, रिकॉर्डिंग हुई। जगजीत सिंह प्रेजेंट्स तलत अजीज, गज़लियात आज भी ताज़ा हैं। एक गज़ल तो आज भी बिल्कुल ताज़ी लगती है, कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद। जी हाँ, कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, क्या मिलेगा किसी को किसी से, चाहेंगे तुझे पर कभी रुसवा ना करेंगे। ये इत्तेफाक की बात यह है कि ये एल्बम का रिलीज़ हुआ था उन्हीं की सालगिरह पर, 8 फरवरी 1980। हम तो मानते हैं कि इस एल्बम ने आपको खासी मकबूलियत दी और लोग तलत अजीज साहब के नाम को बखूबी जानने लगे। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बेशक पहला एल्बम मेरा जो है, उस ज़माने में कोई पब्लिसिटी नहीं हुआ करती थी जैसे आज होती है। एल्बम रिलीज़ हो गया, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड वो दुकानों में लग गया और लोगों को पसंद आने लग गया, तो लोग सुनने लग गए। उसके बाद फिर सिर्फ ये होता है ना, एक एल्बम से कुछ नहीं होता है, सरासर बरकरार रखना पड़ता है। तो उसके बाद उमराव जान में मैंने जो गाई थी गज़ल, वो रिलीज़ हुई। बाज़ार में मैंने जो गज़ल गाई थी लता जी के साथ, वो रिलीज़ हुई, ख़याम साहब की मौसीकी की। साथ साथ मेरी प्राइवेट एल्बम्स। उसके बाद फिर मैंने खुद कंपोज करना शुरू किया। पहले कंपोज तो करता था मैं। एक एल्बम और तलत साहब आपका काफ़ी मकबूल हुआ जिसमें वो गज़ल थी, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, और एक आपको मुबारक हो वो सहर आई। तो ये बहुत ही खूबसूरत गज़लें बन पड़ी। ये जो आपने कहा आपको मुबारक हो, ये बशीर बदर साहब का लिखा हुआ कलाम है। इनफैक्ट बशीर बदर साहब से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। एक ऐसा वक्त था जब बशीर बदर साहब आया करते थे, मेरे घर पे ही रुका करते थे, क्योंकि मेरे वालिदैन से उनका काफ़ी अच्छा ताल्लुक था। मेरी वालदा को बहन कहते थे वो। उनकी गज़ल है ये, आपको मुबारक हो। उन्होंने नए साल की तकरीब के लिए उन्होंने ख़ास तौर पर मेरी दरख्वास्त पे लिखा था ये। तलत साहब, आपने महसूस किया होगा कि गज़लों का दौर एक काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और आज समय के साथ साथ काफ़ी तब्दीलियां हम इसमें महसूस कर रहे हैं। नए नए फ़नकार आ रहे हैं, नए नए शायर आ रहे हैं और नए नए सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं। तो इस बदलाव को आप किस रूप में देखते हैं? क्या नहीं, गज़ल तो गज़ल है। गज़ल के सुनने वाले शायकीन हैं अभी भी वैसे ही, और उसमें जो है शायर के एहसासात हैं और अंदाज़ बयां जो कहते हैं, वही तो असल बात है। तो नए शोरा भी आ रहे हैं। जैसे दुनिया बदलती है वैसे उनके तासुरात भी हो रहे हैं। कोई बात नहीं, बशर्त यह है कि वो लिखने का अंदाज़ बयां जो कहते हैं वो अच्छा हो, और गज़ल गायकी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मतलब गज़ल इतनी भीड़ में भी अपनी जगह को बरकरार रखे हुए है। जी हाँ, गज़ल का अपना एक मकाम है, गज़ल का एक माहौल है, उसकी एक तरबियत है, उसका एक मिजाज है। तो ये सारी जब चीज़ें उसकी इकट्ठा हो जाती हैं तो गज़ल फिर खिल कर आती हैं। अच्छा, अपने माजी को याद करते हैं, अपने अतीत को याद करते हैं तो क्या याद आता है? घर में वालिदैन को बड़ा शौक़ था तो महफिलें हुआ करती थी। उतनी समझ नहीं थी जब, फिर भी अच्छा लगता था सुनने। कान में अच्छी अच्छी बातें जाती हैं ना, तो वो मीठा लगता, मीठी ज़बान है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, तलत महमूद साहब आए थे तो मैंने बिल्कुल उनको सामने आमने वैसे सुना है गाते हुए। जान निसार अख्तर एक बार घर आए थे हमारे, वो माहौल को मैंने देखा है तो इसलिए शायद उसका असर हुआ। लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं गज़ल गायकी पेशा बनाऊंगा। और आपने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मौसीकी की दुनिया से आपका वास्ता हो गया और आज आप एक ख़ास मकाम है आपका। तो इस मकाम को आप किस रूप में देखते हैं? कैसा लगता है आपको जब शोहरत की इस बुलंदी पर आप? अब ऐसे स्टेज पर हूँ मैं, मेरे ज़रिए गज़ल की दुनिया को कुछ देना चाहता हूँ। इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। कारवान गज़ल प्रोग्राम जो मैंने की मेज़बानी शुरू की,
गज़ल के शैदाई जो हैं उनके लिए, और गज़ल अब नहीं सुनते उनको भी इसकी तरफ रुझान उनका ले आने के लिए मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश ये है अपनी तरफ से इसे लौटाऊं। अच्छा, आकाशवाणी ये माध्यम कितना सशक्त माध्यम है कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का। बिल्कुल, आकाशवाणी से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। जब मैं छोटा था सबसे पहले मैंने रिकॉर्डिंग जो की थी आकाशवाणी हैदराबाद से की थी। मुझे याद है असलम फरशोरी प्रोड्यूसर थे, तो आकाशवाणी से शुरुआत है और आकाशवाणी आज भी सारे देश में लोगों तक पहुंचता है। मैं आपको इसकी दाद देता हूँ। नए लोगों से क्या कहना है आपका, नए इस फील्ड में आने वाले हैं? जुटे रहिए, सुनते रहिए, और इसमें सब्र की ज़रूरत है। कोई भी फन में मेहनत करते रहिएगा, अच्छे फनकारों को सुनिए, अच्छे फन को सुनिए, अच्छी गायकी को सुनिए, अच्छी शायरी को सुनिए। समझ जो है वो पैदा होगी। जब समझ पैदा होगी तो रास्ता खुद आपको सामने नजर आएगा। गलत साहब, बातचीत करने के लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया आपका। नवाजिश।